नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर गर्मा गर्मी जारी है दोस्तों, और आज दो बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर आ रही है। खबर नंबर एक, अखिलेश यादव ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अब आप कहेंगे भाई उनकी पार्टी तो लड़ ही रही है, मतलब अखिलेश यादव विधानसभा सीट चुनेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात, यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के जो दूसरे बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की यादव परिवार में खासी दिलचस्पी रही है, और वो मैं आपको दिलचस्प तरीके से आगे जाके बताऊंगा। आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। सबसे पहले दोस्तों, अखिलेश यादव आखिरकार चुनाव लड़ने को राजी हो गए हैं। अभी हम ये नहीं जानते कहां से चुनाव लड़ेंगे, मगर भारत समाचार की खबर क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सीट की घोषणा इसी हफ्ते होने वाली है। दोस्तों, इस बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, कम से कम उनके पालतू मीडिया को यह पहले बताया गया था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से, और अयोध्या के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बहुत ही गंभीर संदेश दिया जाएगा। मगर लौट के आदित्यनाथ गोरखपुर आए। अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है, पहले अक्सर एमएलसी के जरिए मुख्यमंत्री जो हैं वो विधानसभा पहुंचा करते थे, मगर अब जैसे ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव पर भी दबाव बन गया है और वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो लड़ने को लेकर एक धर्म संकट साफ तौर पर नजर आ रहा है। मगर आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो बहुत दिलचस्प है दोस्तों। अपर्णा बिष्ट यादव वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू, एक समाज सेविका, मगर इनकी एक और खासियत है। साल 2016-17 से ही अगर आप उनके तेवरों को पढ़ें तो हमेशा से उनका झुकाव बीजेपी की तरफ था। यह मैं नहीं कह रहा हूं। जब उन्हें शामिल किया गया था तो स्वयं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने यही बात कही। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। यानी कि झुकाव पहले से था। मगर क्या अपर्णा बिष्ट यादव एक बहुत बड़ी नेता हैं जिससे यादव परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है? नहीं साहब, इसमें दो राय नहीं कि वो समाज सेवा करती रही हैं, मगर वो बिल्कुल उतनी समाज सेवा करती हैं जैसा कि जो बड़े बड़े राजनीतिक परिवार की बहुएं अक्सर जो समाज सेवा करती हैं, बिल्कुल वैसे ही समाज सेवा वो भी किया करती थी। मगर आज मैं कुछ और कह रहा हूं। कार्यक्रम में मैंने आपको बतलाया कि आखिर बीजेपी की यादव परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले दिनों में आप कुछ स्वर सुनने वाले हैं, कुछ आवाज सुनने वाले हैं। अखिलेश यादव पर हमला किया जाएगा और यह कहा जाएगा देखो इनका परिवार भी इनके साथ नहीं है। अब आप कहेंगे अभिसार आप ये कैसा कह सकते हैं, अभी तक तो किसी बीजेपी नेता ने कहा नहीं है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यादव परिवार पर हमला करने के लिए साम दाम दंड भेद ही नहीं बल्कि झूठ का सहारा भी लिया था। चौंक गए? याद दिलाऊं आज से 2-3 साल पहले की बात।
अमित शाह एक भरी सभा में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और संबोधन में क्या कहते हैं जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है मगर मैं आपको बताता हूं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने एक झूठ फैला दिया कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। वो खबर झूठी थी मगर उसका जमीन पर जोरदार असर पड़ा। सब ये कहने लगे कि देखो एक बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। ऐसा करना नहीं चाहिए था मगर उसने किया और हमें राजनीतिक फायदा हुआ। सुनिए खुलेआम बेधड़क अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनिए। मगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा मगर करना मत। समझ में आता है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे क्या कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को यादव परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है। अब अमित शाह के इस बयान को जोड़ के देखिए अपर्णा बिष्ट यादव के बीजेपी में शामिल होने के साथ ये दोनों उसी कड़ी का हिस्सा है। यानी कि किसी के परिवार पर हमला करो और झूठ का सहारा लो। क्योंकि देखिए अगर आप किसी के परिवार पर हमला करते हैं ना तो जनता उसे पसंद नहीं करती है, मगर अगर आप इस तरह का झूठ फैलाते हैं कि देखो बेटे ने बाप को थप्पड़ मार दिया, कितनी गलत बात है, तो उसका असर जनता पर पड़ता है। और पूरे ब्रह्मांड में भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां की जनता पर व्हाट्सएप के जरिए जो झूठ फैलाया जाता है उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है और अमित शाह इसका प्रमाण दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। साम दाम दंडभेद के जरिए अखिलेश यादव पर हमला किया जाए, परिवार का सहारा भी लिया जाए और दूसरी तरफ सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जाए। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव की इस वक्त दो तरफा स्ट्रैटेजी है। मैं आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी बात करूंगा आपसे। अखिलेश यादव एक तरफ तो भाजपा की जो ताकत है यानी कि उसका पालतू मीडिया, उस पर लगातार हमले कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये सर्वे देखिए। इस सर्वे में बताया जा रहा है 7 सर्वे हैं और इन 7 सर्वे में 6 सर्वेज में बीजेपी को बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में दोबारा आ रहे हैं। हर सर्वे में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी की कम से कम 100 सीटें कम हो रही हैं। मुझे इन सर्वेज से क्या आपत्ति है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये सर्वेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार है वोट्स हासिल करने का। क्योंकि जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, जिसने फैसला नहीं किया होता है, उस पर इन तमाम सर्वेस का बहुत असर पड़ता है। मेरा मन करे तो मैं इन पर पाबंदी लगा दूं, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में मैंने इन सर्वेस का खेल देखा है। किस तरह से एक खास पॉलिटिकल पार्टी की मदद करने के लिए इन सर्वेस को आखिरी मौके पर बदल दिया जाता है, या शुरू से ही इन सर्वेस को लेकर क्या खेल होता है, तो ये राजनीतिक हथियार बन गए। अखिलेश यादव इसी गोदी मीडिया पर हमला बोल रहे हैं, उन सर्वेस पर भी हमला बोल रहे हैं। मसलन रिपब्लिक टीवी पर उन्होंने किस तरह से हमला बोला आप भी देखिए। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो तो कितनी हो गई सीटें बताओ। नहीं, अगर इंटू 2 किया कितनी थी हमारी, तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा। यही नहीं, आपको याद होगा रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी पर उन्होंने किस तरह से तंज कसा था दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले। वो भी बहुत हास्यास्पद था, उसकी भी एक झलक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर, ठीक है, बात करूंगा।
अर्णब गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? अखिलेश जी और आपको याद होगा जब वो आज तक गए थे और महिला एंकर को उन्होंने ईमानदार कह दिया था, और वो महिला एंकर इस कदर बौखला गई थी कि वो बदतमीजी करने लग गई थी। तो अखिलेश यादव समझ गए कि यह जरिया है मीडिया पर हमला करते रहना, क्योंकि इस मीडिया की विश्वसनीयता जो है जैसे जैसे धूमिल होगी, भाजपा की ताकत वैसे वैसे कमजोर होगी। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को यह उम्मीद है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली जो उनकी बात है, उसके जरिए भी लोगों में असर होगा। क्या इसका असर होगा? या अखिलेश यादव को इससे बड़े संवाद की जरूरत है, इससे बड़े डायलॉग की जरूरत है जो वो जनता के साथ कायम कर सकते हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि मीडिया उनके खिलाफ है, प्रचार तंत्र उनके खिलाफ है, इसलिए बीजेपी पहले ही उनसे करीब 70-80 सीटें आगे है। अभी से बीजेपी उनसे आगे चल रही है, इसे अखिलेश यादव को 10-15 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह तय करना पड़ेगा कि गलती नहीं करना है। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो तेवर है बिल्कुल साफ है। वो जानती है कि अगर हमें जीतना है तो हमें किसी भी कीमत पर माहौल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र करना है। मसलन आप संबित पात्रा को सुने। संबित पात्रा, मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी क्या एक भी सीट जीत पाएगी? इनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके हर तेवर में वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जिक्र होता है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है। सुनिए। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। और यही नहीं दोस्तों, इन्हें साथ मिलता है इस तरह के पालतू मीडिया का। यानी कि बताया जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है। मैं मुकेश अंबानी साहब से पूछना चाहता हूं, जितना मैं आपको जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप सांप्रदायिक उन्मादी नहीं हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है बिगट, आप वो नहीं हैं। मगर फिर आपका न्यूज चैनल इस तरह से जहर क्यों बोता है? और इस न्यूज चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान या जो तमाम बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं पिछड़ी जाति के, तो क्या आप उसको लेकर भाजपा को कटघरे में रखते हैं? कभी नहीं रखते हैं। क्या आप उसकी अहमियत, यानी कि जो पिछड़ी जाति के तमाम नेता जो अब अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय चौहान हो, लालजी वर्मा हो, 3 मंत्री हो, क्या इसको लेकर आप भाजपा को कटघरे में रखते हैं कि क्यों आपका ओबीसी वोट बैंक जो है खिसक रहा है? कम से कम नेता खिसक रहे हैं। कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा करना इन्हें सूट नहीं करता है, उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मगर हां, विपक्ष को भी जिम्मेदारी भरा रवैया जो है दिखाना पड़ेगा। इस तस्वीर में देखिए, तौकीर रजा खान जो हैं वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं। पहले मीडिया ये खबर फैलाता है कि तौकीर रजा खान जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। फिर सुप्रिया श्रीनेत जो हैं इस कार्यक्रम में कहती है नहीं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है, वो हमारी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। तौकीर रजा खान कौन है दोस्तों? तौकीर रजा खान कई बार मंच से नफरती बयान या भाषण देते हुए देखे गए हैं। हिंदुओं को धमकाना या चेतावनी देना, या फिर यह कहना कि बाटला हाउस एनकाउंटर्स में जो तमाम लोग मारे गए थे वो आतंकवादी नहीं शहीद थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, अगर आपको मुस्लिम का वोट चाहिए तो क्या आपके पास कोई और विकल्प नहीं है? वो शख्स जिसका एक विवादास्पद इतिहास रहा है, उसका सहारा लेने की आपको क्या जरूरत है? मैं जानना चाहता हूं। आप कह सकते हैं कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, मगर हकीकत यह है कि उस मंच पर अजय लल्लू और तौकीर रजा खान एक साथ दिखाई देते हैं। इसे आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं? और मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, जब आप नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को सीट टिकट देते हैं, ये वो शख्स है जो जेल जा चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, और अब भी यह बताया गया है कि जो तमाम आपने सीटों की घोषणा की है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है आपराधिक इतिहास के लोगों की,
जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं? क्या आपके पास साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले लोग नहीं मिले? या फिर बाहुबलियों की मदद के बगैर चुनाव नहीं लड़े जा सकते? मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप जनता को एक विकल्प देना चाहते हैं तो आपको साफ सुथरी राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मीडिया बीजेपी से यह सवाल नहीं पूछेगा कि बाहुबली धनंजय सिंह क्यों क्रिकेट खेलते हैं खुलेआम, उन पर कोई अंकुश क्यों नहीं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं। साध्वी प्रज्ञा जो कि एक आतंकवादी हमले की आरोपी है, वो तो सांसद हैं। मीडिया कभी इनसे सवाल नहीं करेगा। और आप सब जानते हैं कि आतंक की आरोपी प्रज्ञा जो हैं, वो संसद में शामिल सांसद होने के बावजूद अनाप शनाप बयान देते रहती हैं, और इनके शामिल होने का पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। हां, दुनिया में एक संदेश गया है कि एक आतंक की आरोपी जो हैं वो बीजेपी की सांसद हैं, सत्ताधारी बीजेपी की सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आप चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकते अगर आप वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति के गंभीर दावेदार हैं, क्योंकि आपकी एक एक गलती को मीडिया जो है वो 20-20 गुना ज्यादा बढ़ाकर जो है पेश करेगा। इसलिए जब आप तौकीर रजा खान के साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, या नाहिद हुसैन को टिकट देते हैं, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। इन तमाम मुद्दों से आप बच नहीं सकते अनाप शनाप तर्क देकर। बहरहाल, बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।